हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकन गुरुकुल। आज है 26 जनवरी 2024 एंड लाइक एवरीडे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। लेकिन सबसे पहले आप सबों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सबों को 75th रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज का जो ये दिन है 26 जनवरी, हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और रेप्लिकेट कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक बने थे। 26 जनवरी 1950 ये डेट एज एन इंडियन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। करीब 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमने एक नए युग में अपना कदम रखा था। हमने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था। ये वो डेट है जिस दिन हमने पूरे दुनिया में अपनी कंट्री को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया था। हमने यह भी डिक्लेयर किया कि इंडियंस के ऊपर जो भी गवर्नेंस या रूल रेगुलेशन होगा वो इंडियंस के द्वारा होगा और इंडियंस के लिए होगा। कोई भी सात समुंदर पार बैठा राजा या रानी हमारा नेता नहीं है, हमारा अध्यक्ष नहीं है। ये डेट हमें उन हीरोज, उन लीडर्स की भी याद दिलाता है जिन्होंने इस डे के लिए एक सपना देखा था और अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए उन्होंने अपने सब कुछ न्योछावर कर दिए, अपना सब कुछ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय उन लीडर्स के पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। बहुत सारे नए चैलेंजेस निकल कर आ रहे थे। उन चैलेंजेस को देखते हुए ये बहुत आसान होता उनके लिए कि वो किसी तानाशाही या मिलिट्री रूल या किसी भी तरह का शासन को अपना लेते, लेकिन उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना। उन्होंने देश को रिपब्लिक बनाया, एक डेमोक्रेसी बनाया। दैट्स वाई हम उनको भी नमन करते हैं और यही कारण है कि हम अपने लीडर्स को केवल नेता नहीं बल्कि महानायक या महापुरुष कहते हैं। Now the topic is about प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। Recently on 22nd January 2024, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 19 चिल्ड्रन को सम्मानित किया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन 6 कैटेगरीज। टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। पहला स्टेटमेंट है, अवार्ड्स आर गिवन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 5 to 18 ईयर्स फॉर देयर एक्सीलेंस इन वेरियस फील्ड्स। दूसरा स्टेटमेंट है, बाल शक्ति पुरस्कार इज गिवन एज रिकॉग्निशन टू इंडिविजुअल्स who have made an outstanding contribution towards service for children in the field of child development. And the third statement is, Bal Kalyan Puruskar is given to children with exceptional abilities and outstanding achievement in the fields of innovation. 4 ऑप्शंस आर गिवन। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये 2 कैटेगरीज में दी जाती है। पहला है बाल शक्ति पुरस्कार एंड दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। याद रखना, बाल शक्ति पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है, बाल कल्याण पुरस्कार किसी इंडिविजुअल या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार में वैसे बच्चों को रिकॉग्निशन मिलता है जिन्होंने एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ दिखाया है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिखाया है इन द फील्ड्स ऑफ इनोवेशन, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल साइंस एंड ब्रेवरी। यहाँ 6 फील्ड्स आपको यहाँ दिखेंगे जिसमें अगर किसी बच्चे ने एक्सेप्शनल एबिलिटी दिखाया है तो उसे ये बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा। ईच अवार्डी विल गिवन अ मेडल 1 लाख रुपीज़, बुक वॉचर्स वर्थ ₹10,000, ए सर्टिफिकेट एंड ए साइटेशन। इसके अलावा 26 जनवरी यानी कि आज के परेड में वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। बाल कल्याण पुरस्कार वैसे इंडिविजुअल को दिया जाता है जिन्होंने बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिनका एज 7 ईयर्स से एबव है, उन बच्चों के लिए अपना कुछ सर्विस दिया है, उन बच्चों के वेलफेयर के लिए या फिर उन बच्चों के कुछ प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर। तो वैसे किसी इंडिविजुअल को जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो वैसे इंडिविजुअल को बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है और इसमें उस इंडिविजुअल को 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा एंड ए साइटेशन एंड ए सर्टिफिकेट टू ईच अवार्डी। और इंस्टीट्यूशन को जब बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है तो इंस्टीट्यूशन का भी वही रोल होना चाहिए। चिल्ड्रन वेलफेयर, चिल्ड्रन डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क उस इंस्टीट्यूशन ने किया हो, तो वैसे इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड दिया जाएगा, बाल कल्याण पुरस्कार ऑन द इंस्टीट्यूशन लेवल। और जो भी इंस्टीट्यूशन को बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है उसे 5 लाख रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाता है, 1 साइटेशन एंड ए सर्टिफिकेट।
तो अगर किसी बच्चे ने एक्सेप्शनल एबिलिटी अपना दिखाया है या फिर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है इन द मेंशन्ड 6 फील्ड्स, तो उस बच्चे का नॉमिनेशन 31 अगस्त तक हो जाना चाहिए। उसके बाद ही उसे आने वाले 26 जनवरी के दिन परेड में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और उसके पहले फॉर एग्जांपल इस साल 22 जनवरी के दिन ये प्राइज़ दिया गया है, तो उसी तरह से 26 जनवरी के पहले ही उसे प्राइज़ दे दिया जाता है। 26 जनवरी के दिन वो परेड में हिस्सा लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों के लिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसे एनुअली अवार्ड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। बाल कल्याण पुरस्कार, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 1979 में पहली बार बाल कल्याण पुरस्कार को इंस्टीट्यूट किया था। इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि एक एनजीओ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने 1996 में नेशनल चाइल्ड अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था। और यही नेशनल चाइल्ड अवार्ड अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का बाल शक्ति पुरस्कार है। और बाल कल्याण पुरस्कार तो अभी भी सेम नेम है। और ये दोनों ही प्राइज को मर्ज कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया, जो अभी एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। एंड इन दिस गिवन क्वेश्चन आपके दो स्टेटमेंट्स यहाँ गलत हैं, बिकॉज बाल शक्ति पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है। और बाल कल्याण पुरस्कार किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ ओनली वन ट्रू होगा और यहाँ दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। आई होप यू लाइक द टॉपिक। Now the topic is about Khelo India Youth Games 2023. Recently on 19th January 2024, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनॉग्रेशन किया। इसके साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट के अपने कमिटमेंट को भी एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि इंडिया पूरी तरह से तैयार है कि वो 2029 यूथ ओलंपिक्स एंड 2036 ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर सके। टॉपिक का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। पहला स्टेटमेंट, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। दूसरा स्टेटमेंट है, तमिलनाडु इज होस्टिंग द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, सिलाम्बम, ये एक ट्रेडिशनल तमिलनाडु का एक स्पोर्ट्स है, was introduced as a demo sport for the first time in खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एंड here are the 4 ऑप्शंस। राइट आंसर मिलेगा क्वेश्चन का आपको टॉपिक के डिटेल्ड डिस्कशन में। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये हो रहा है 2024 में। हमेशा याद रखना, यहाँ 1 ईयर का लैग चल रहा है। मैंने रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स के वेबसाइट में देखा, वहाँ 2024 लिख दिया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 लिख दिया गया है, वो गलत है। मैंने रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के वेबसाइट्स में देखा, ऐसा लिखा हुआ है, और इसी कारण मैं कंफ्यूज भी हुआ, लेकिन विकीपीडिया पे मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ। इसे ऐसे समझो, 2018 से खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू किया गया। 2018 का गेम 2018 में हो गया, ठीक है। 2019 का भी 2019 में हो गया। 2020 का भी 2020 में हो गया, क्योंकि पैंडमिक जो है वो मार्च से शुरू हुआ था। लेकिन 2021 में पैंडमिक का सेकेंड वेव आया हुआ था, तो 2021 में नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया। और 21 का गेम होता है 2022 में, और 22 का गेम होता है 2023 में, एंड सो ऑन। इस साल भी 2023 का, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 होने जा रहा है 19 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक। ये आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 अपने आप में 6th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो पहली बार साउथ इंडिया के किसी स्टेट में होने जा रहा है। दैट मीन्स तमिलनाडु में होने जा रहा है। तमिलनाडु के 4 सिटी चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में इसका आयोजन होने जा रहा है 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच में। अबाउट 5600 एथलीट्स इसमें हिस्सा लेंगे। 275 कॉम्पिटिटिव इवेंट्स इसमें होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस एडिशन में 26 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन एंड 1 डेमो स्पोर्ट को इंक्लूड किया गया है। सिलाम्बम एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है तमिलनाडु का, जिसे फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम में एज ए डेमो स्पोर्ट इंक्लूड किया गया है। इस एडिशन में, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6th एडिशन में, स्पोर्ट ऑफ स्क्वैश को पहली बार इंक्लूड किया गया है। इस पूरे इवेंट के मास्कोट के रूप में वीरा मंगई को सिलेक्ट किया गया है। वीरा मंगई रानी वेल्लू नचियार
रानी वेलु नचियार एक इंडियन क्वीन थी तमिलनाडु से, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक वार वेज किया था, और रानी वेलु नाचियार को ही वीरा मंगई भी कहा जाता है, और वीरा मंगई ही इस पूरे इवेंट की मास्कॉट है। एंड लोगो है फिगर ऑफ पोएट थिरुवल्लुवर, एंड द होल इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आई होप क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट अटल भूजल योजना। रिसेंटली ये गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में थी, बिकॉज मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक मीटिंग हेल्ड हुई थी टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ अटल भूजल योजना। तो इस सेशन में हम इस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अटल भूजल योजना। इट एम्स टू improve the management of groundwater resources in water stressed areas. And second statement, it incentivizes the states for achievements in improved groundwater management practices. Four options are given. Right answer आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। Now some facts about अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 2020-21 से 2024-25 तक के लिए इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन मई 2023 में ऐसा डिसाइड किया गया कि इसे 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इस गवर्नमेंट स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव है कुछ आइडेंटिफाइड स्टेट्स के सिलेक्टेड वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, और इसके लिए इंडिया के 7 स्टेट्स हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के 8,220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत में इस स्कीम को लागू किया गया था। इस स्कीम के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्ट फंड करती है कि उनका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो भी है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इम्प्रूविंग मॉनिटरिंग नेटवर्क्स एंड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशंस। तो ये सारे जो वर्क हैं इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग कंपोनेंट के अंडर आते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है इंसेंटिव कंपोनेंट, जहां पर स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो भी उनका सिक्योरिटी प्लान्स है, अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, या फिर जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसमें उन्हें और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए उनको और अधिक एक कैटलिस्ट का काम करे ये फंड। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस कंपोनेंट के अंडर। तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने 50-50 बेसिस पर फंड किया था। टोटल कॉस्ट है इसका ₹6,000 करोड़, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है और 3,000 करोड़ रुपीज़ लोन है वर्ल्ड बैंक से। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। And some key results of this scheme are strengthened institutional framework and improved planning and implementation of groundwater management interventions. तो this was about अटल भूजल योजना। I hope क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको मिल चुका है। Now the topic is about गैंगेटिक डॉल्फिन। रिसेंटली ओडिशा के जलाका रिवर में एक गैंगेटिक डॉल्फिन को रेस्क्यू किया गया है, और ये इस बात का इंडिकेटर है कि उस रिवर में और भी कुछ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स रह रहे होंगे। दैट्स वाई इट इज़ आवर टॉपिक, और टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू गैंगेटिक डॉल्फिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इट इज इसेंशियली ब्लाइंड एंड दे हंट बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स, और तीसरा स्टेटमेंट है इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। So how many of the statements in the given are correct? 4 options are given. Right answer आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। Now some facts about Gangetic dolphin. कॉमन नेम है इसका सुसु, हमारे एरिया में इसे सॉस भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम होता है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका। इसका पॉपुलेशन अब तक एस्टिमेट हुआ है 1800, अबाउट 1200 to 1800, लेकिन इसका ओवरऑल पॉपुलेशन अभी तक ठीक से सर्वे नहीं किया गया है। माना जाता है कि इनका हैबिटेट गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली, सांगू रिवर में होता है इन नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। सम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं तो ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है, और इनके पास आंखें नहीं होती है, ये ब्लाइंड होते हैं, एंड दे एमिट अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इसे ऐसे समझो, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए ये पता किया जाता है कि उसके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है।
तो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। सपोज यहाँ एक इस तरह का सरफेस है और यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी का एक सोर्स है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड एमिट होता है। तो यहाँ से ये साउंड एमिट होगा, ये यहाँ आकर इस सरफेस से टकराएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा। और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगा तो सपोज यहाँ स्कैनर लगा हुआ है, तो इस स्कैनर में यहाँ से रिफ्लेक्टेड हर एक रे जाकर टकरा रहे हैं। यहाँ रे कहना गलत होगा, ये अल्ट्रासोनिक साउंड जाकर यहाँ टकरा रहे हैं। और जैसे ही ये स्कैनर इन साउंड्स को स्कैन करता है तो वो फिर ये टाइम ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग ये तय करता है कि कौन सा रे कितनी दूरी से आ रहा है, और उस आधार पर ये कंप्यूटर अपना एक इमेज बनाता है। और कंप्यूटर में जो इमेज बनता है वो बिल्कुल उसी तरह का इमेज बन जाता है जिस तरह का ये ऑब्जेक्ट था जिस पर ये अल्ट्रासाउंड को पेनिट्रेट किया गया था। तो कुछ उसी तरह का मैकेनिज्म से ये डॉल्फिन किसी भी प्रे को या फिर किसी भी अपने जो भी इनका फूड है या जो भी इनको डेंजर है उसको जो ये रियलाइज करती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स के ही जरिए करती है। एंड इट हैज़ स्टर्डी येट फ्लेक्सिबल बॉडी, लार्ज फ्लिपर्स होते हैं इनके पास, लो ट्रायंगुलर डोर्सल फिन होता है इसके पास। और जो भी इनके बच्चे होते हैं, काल्व्स होते हैं, वो जब जन्म लेते हैं तो वो चॉकलेट ब्राउन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये ग्रे ब्राउन हो जाते हैं। स्मूथ हेयरलेस स्किन एज एडल्ट्स उनका हो जाता है। फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स एंड 2 और 3 ईयर्स के एक इंटरवल पर एक ही बच्चे को एक बार वो जन्म देती है। आईयूसीएन स्टेटस है इसका इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है, साइट्स में इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और गवर्नमेंट्स का क्या क्या इफर्ट है इसके कंजर्वेशन के लिए तो वो भी देख लेते हैं। 2009 में गैंगेटिक डॉल्फिन्स वर डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड 2023 में प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त 15th. So these are some government's effort for the conservation of dolphin. I hope you got the right answer. Now the topic is about NAM, Non-Aligned Movement. Recently on 19th and 20 जनवरी युगांडा के कैपिटल कंपाला में नॉन अलाइंड मूवमेंट की 19th समिट हेल्ड हुई थी और उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। लेकिन टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर। और दूसरा स्टेटमेंट है इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली द यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स कैन टेक पार्ट इन द नैम। सो द 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट नैम समिट। तो ये 19th नैम समिट था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था युगांडा के कैपिटल कंपाला में अंडर द लीडरशिप ऑफ युगांडा। युगांडा ने अजरबैजान से नैम के चेयरमैनशिप को भी टुक ओवर किया है अंटिल 2027। तो 2027 तक के लिए नैम का चेयरमैनशिप रहने वाला है युगांडा के पास। इस समिट का थीम था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। समिट में कई इश्यूज पर डिस्कशंस हुए थे जिसमें से की डिस्कशंस हुए थे इजराइल हमास वार के ऊपर, इंडियाज विश्व मित्र इनिशिएटिव एंड अ कॉल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसमें से 2 जो इशू हैं, इंडियाज विश्व मित्र इनिशिएटिव एंड अ कॉल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक तरह से इंडिया का ही ये इनिशिएट किया गया मैटर है। आपको ये याद रखना चाहिए इंडिया का जो अपना एक रोल रहता है, चाहे पैंडेमिक में अदर कंट्रीज को हेल्प करने की बात हो, चाहे कहीं पर कोई वार हो जाए तो वहाँ जो लोगों को युद्ध क्षेत्र से निकालने की बात होती है, उनके घरों तक पहुंचाने की बात होती है, उसमें इंडिया बहुत आगे आकर काम करता है। दैट्स वाई इंडिया का अपना एक इनिशिएटिव है विश्व मित्र एंड अ कॉल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये भी अपना एक इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया रिपीटेडली इंटरनेशनल समिट्स में, फोरम्स में अपनी बात रखता आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अब उतनी अधिक इंपॉर्टेंस नहीं रहनी चाहिए। इसकी जो एक स्ट्रेटेजिक हेजेमनी है, किसी भी कंट्री में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर करना या नहीं करना, इस तरह का जो कुछ पावर्स इसके पास है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ गवर्न होता है, ये अब खत्म होना चाहिए। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड आना चाहिए। या तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही कुछ एक्सपेंशन होनी चाहिए या नहीं तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का अब शुरुआत होना चाहिए। ये इंडिया का अपना एक ओपिनियन रहता है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट डेवलपिंग नेशंस का एक ऐसा अलायंस है जो किसी भी तरह के मेजर सुपर पावर के आइडेंटिटी को रिफ्यूज करता है। इसे ऐसे समझो कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट होती है,
तो उसके बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक तरफ तो सोवियत यूनियन होता है जो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को स्थापित करना चाहता है, और दूसरी तरफ जो यूएसए होता है वो नेटो को एक्सपेंस करना चाहता है, और नेटो के साथ साथ वो कैपिटलिज्म को लाना चाहता है, और कैपिटलिज्म के साथ साथ उसका अपना बहुत सारा हथकंडा होता है, तो वो उसे फैलाना चाहता है। इस कोल्ड वॉर में दोनों सुपर पावर्स के बीच एक रेस छिड़ जाती है। दोनों सुपर पावर चाहते हैं दुनिया के अधिक से अधिक कंट्री को इन्फ्लुएंस करना, चाहे उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो या फिर मिलिट्रीली हो। लेकिन दोनों सुपर पावर्स ये चाहते हैं कि वर्ल्ड के अधिक से अधिक कंट्री उनके इन्फ्लुएंस में रहें। और जब ये दोनों सुपर पावर किसी भी छोटे कंट्री के लिए आपस में लड़ाई करते थे, तो लॉस सबसे अधिक उस छोटे से कंट्री के सिविलियंस का होता था। फॉर एग्जांपल वियतनाम की बात करो, क्यूबा की बात करो, तो जो सिविलियंस होते थे उनका सबसे अधिक लॉस होता था। यूएसए के लोग तो अपने कंट्री में थे और सोवियत यूनियन के भी लोग अपने कंट्री में थे, लेकिन इनका बैटल ग्राउंड बन जाता था ये छोटा सा कंट्री। इस सिचुएशन में आगे आते हैं कुछ कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लाविया। इस तरह से कुछ कंट्रीज के हेड आगे आते हैं और एक अलायंस बनाते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और यहाँ इस अलायंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो आपस में यही तय करते हैं ये कंट्रीज मिलकर कि हम किसी भी सुपर पावर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, चाहे दोनों सुपर पावर्स के द्वारा कितना भी प्रेशर लगाया जाए, हमें हर हाल में अनबायस्ड रहना है। इसी मैंडेट के साथ इस अलायंस नॉन अलाइंड मूवमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961। ऑल्दो इसकी एक ब्लूप्रिंट या यूं कह लो इसकी प्रिपरेशन पहले ही हो गई थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में इंडोनेशिया में हुआ था। करंट मेंबर्स इसमें 120 कंट्रीज हैं, 53 फ्रॉम अफ्रीका, 39 फ्रॉम एशिया, 26 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड 2 फ्रॉम यूरोपियन। इस अलायंस में एक नॉन यूएन मेंबर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन भी इंक्लूडेड है। 17 अदर ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इंडिया इसका फाउंडेशन मेंबर है। After the United Nations, NAM is the second largest grouping of nations. NAM does not have a permanent secretariat. एक ऑप्शन था उसमें कि इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट दिल्ली में है, वो गलत है। इसका कहीं भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट अभी तक नहीं है। द समिट यूजुअली टेक प्लेस एवरी 3 ईयर्स, और ये इस साल जो हुआ है ये 19th समिट था। इस अलायंस के फाउंडर मेंबर्स थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉज टीटो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमल अब्देल नसीर, घानियन प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुम्मा एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। ये फाउंडर मेंबर्स थे नैम के। और 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में अलायंस को बाइंड करता हुआ जो भी प्रिंसिपल्स था उसके ऊपर जो एग्रीमेंट बना था उसमें ये फाउंडर मेंबर्स ने अपने अपने साइन किए थे, और उसी के बेसिस पर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में नैम का इस्टेब्लिशमेंट होता है। सो दीज फैक्ट्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन। ये एक मिशन है रिसेंटली सीन इन न्यूज। टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शंस आर गिवन, राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। सो द टॉपिक इज अबाउट स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जापान्स मून मिशन स्लिम। टॉपिक के शुरू होते ही आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। ऑब्वियसली यहाँ जाक्सा इसका राइट आंसर है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो जापान ने रिसेंटली मून पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है, स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इस मिशन को सितंबर 2023 में रॉकेट S2A के साथ लॉन्च किया गया था फ्रॉम द तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट। इसमें 2 मिनी रोबोटिक रोवर्स भी डाले गए थे, सोनी एंड टॉमी, और स्लिम के साथ सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था एक्सरिज्म को, एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है अबाउट एक्सपोसैट, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एक्स-रे पोलारीमीटर का या एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी का कितना इंपॉर्टेंट यूज है जब आप स्टडी करते हैं डीप स्पेस को। तो डीप स्पेस में जो भी सुपरनोवा होता है या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं या किसी भी तरह का एक्स-रे होता है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छिपा होता है। उसको स्टडी करने के लिए एक एक्स-रे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है, और जापान ने इसलिए एक्सरिज्म को फिल्म के साथ भेजा था और यह सक्सेसफुली लॉन्च भी हो गया था। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया गया था। 400 से 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के एक्सरेज को यहाँ डिटेक्ट किया जा सकता था। तो ये सारे इसके स्पेसिफिकेशंस थे।
तो स्लिम को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 6 सितंबर 2023 के दिन एंड ऑन 25 दिसंबर 2023 ये लूनर ऑर्बिट में एंटर कर जाता है एंड टच डाउन द मून ऑन 19 जनवरी। और ऐसा करते ही जापान, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया के बाद ऐसा पांचवा कंट्री बन गया है जिसने मून पर एक सॉफ्ट लैंडिंग किया है अपने स्पेसक्राफ्ट का। मिशन का आउटकम क्या है तो उसको ठीक से देख लो। एक्चुअली हुआ क्या कि जब जैसे ही लैंडर यहाँ लैंड करता है, ये स्लिम, ये लैंडर जैसे यहाँ लैंड करता है तो यहाँ एक टेक्निकल इशू हो जाती है। इसका जो एक सोलर पैनल है उसे सन के तरफ खुलना चाहिए, सन के तरफ यानी कि ईस्ट वार्ड खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेस्ट वार्ड ये खुल जाता है, जिसके कारण सन से ये अपोजिट हो जाता है और ठीक से इनफ पावर जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक से वो चार्ज नहीं हो पाता है। तो अभी फ़िलहाल ये मिशन टर्मिनेट कर दिया गया है और इंटरनल बैटरी पावर को मैन्युअली यहाँ से ऑफ कर दिया गया है। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, वी आर होपफुल, कि जब यहाँ फिर से डे होगा तो शायद ये जो हमारा स्लिम मिशन है फिर से काम करना शुरू कर दे। विद दिस होप वी आर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो ऑपरेट करता है 7 स्टेट्स में। ग्रॉस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6780 मेगावाट। 18 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं एंड 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। गवर्निंग बॉडी है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, which is a government owned corporation and administered by डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्ड है इसका मुंबई में। अब आइए 7 स्टेट्स को देख लेते हैं जहां ये लोकेटेड है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट रैप्स 1 कोटा राजस्थान में लोकेटेड है। नरोरा एटॉमिक प्लांट नरोरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट तापी गुजरात में लोकेटेड है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट एंड कदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें से जो मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है वो कलपक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है एंड कदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कदनकुलम तमिलनाडु में लोकेटेड है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट ये लोकेटेड है बोईसर महाराष्ट्र में। कायगा जनरेटिंग स्टेशन ये लोकेटेड है कायगा कर्नाटक में। सो दिस वाज अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आई होप यू लाइक्ड इट।